चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, अनेकार्थी शब्दों का आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा में आते हैं राजस्थान की, चाहे वो एलडीसी हो, महिला प्रवेशक हो, सीट जैसे एग्जाम हो, पीएसआई हो, तमाम ऐसे एग्जाम हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे वो अभी हाई कोर्ट की जो एलडीसी भर्ती है, या फिर ग्रेड 4 का हो। तमाम शब्दों में अनेकार्थी शब्दों की बड़ी भूमिका है। अनेकार्थी शब्द बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा बहुत जरूरी है समझना कि वास्तविकता में ये होते क्या है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, मैं एक मिनट। हाँ, इनकी परिभाषा बहुत जरूरी है समझना कि वास्तविकता में अनेकार्थी शब्द होते क्या है। तो अनेकार्थी शब्दों का सीधा सा फंडा ये है। सबसे पहले तो आप अनेकार्थी शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर आपको केवल कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा। मान के चलो यहां अंक लिखा है, अंक नहीं होता तो हो सकता है कि यहां पर कोई और शब्द दे दिया था, जैसे हार दे दिया जाता, हार दे दिया जाता। एक शब्द मान लो, इसका अर्थ मत लगाना, कोई भी पर्टिकुलर एक शब्द है। मान के चलो हरी शब्द दे दिया गया आपको, पर्टिकुलर एक शब्द है। मान के चलो फल शब्द दे दिया गया आपको, पर्टिकुलर एक शब्द है। अब इसको किस किस शब्द के लिए, किस किस वस्तु के लिए, किस किस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, बस यही बताना तो क्या है, अनेकार्थी शब्दों का काम है। अब यहां पर एक शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे फल, एक फल तो आप सब लोग जानते हो कि हम लोग जो बाजार से जो फल आते हैं, जो हम खाते हैं, चाहे वो अंगूर हो, आम हो, है ना, तरबूज हो, ये सारे फल हो गए। तो एक तो फल क्या हो गए, वृक्ष से प्राप्त फलों को हम फल कहते हैं। वृक्ष से जो प्राप्त होते हैं, वृक्ष से प्राप्त जो फल है उसको हम फल कहते हैं। एक फल होता है परिणाम। परिणाम जैसे आपका परीक्षा फल कैसा रहा, परीक्षा फल है ना, मेहनत का फल मिलेगा, यानी मेहनत का परिणाम मिलेगा, तो एक फल वो हो गया। दूसरा एक और फल होता है, जैसे भाले की नोक को भी फल कहते हैं। भाले की जो नोक होती है ना, नोक, उसको भी क्या कहते हैं, फल कहते हैं। जैसे इस भाले का फल बहुत पैना है, इस पेन का फल बहुत पैना है, तो इसको भी क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो बेसिक समझने का प्रयास करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अशोक जी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे हरी, हरी के बहुत सारे शब्द निकलते हैं, ऐसे अंक लिखा हुआ है। अब यहां क्या लिखा है, अनेकार्थी शब्द समूह बताना है। देखो, अंक को गिनती के अंक कह सकते हैं, नाटक के अंक यानी अध्याय पाठ होते हैं, अध्याय भी होता है, लेकिन कारण माने अंक नहीं होता। संख्या होती है, अंक माने बिल्कुल होती है। भाग्य होता है, गिनती के अंक होते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं होता, ये भी गलत। नाटक के अंक होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, गिनती के अंक हो जाएंगे। जीवित लेकिन कपड़ा नहीं होगा, ये भी गलत। यानी विकल्प कौन सा बचता है हमारे पास, विकल्प साथियों एक ही बचता है, और वो है विकल्प ऑप्शन डी। यही आपका उत्तर होगा। गिनती के अंक हो जाएंगे, नाटक के अंक हो जाएंगे, भाग्य को भी बोलते हैं, संख्या को भी बोलते हैं। जो गोद होती है जिसमें हम बच्चों को खिलाते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। क्लियर है, तो यहां तक विकल्प ऑप्शन आपने लगाया। अब देखो, इसी से संबंधित एक प्रश्न और दे रहा हूं। मान के चलो, ये भी हाई कोर्ट एलडीसी ने पूछा 2023 में, अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा, गणित नहीं को, गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है और धब्बा भी होता है, लेकिन गणित का मतलब अंक नहीं होता। विकल्प ऑप्शन ए चुन लेना। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक और प्रश्न देखो जरा, अनेकार्थी शब्द अंक, 3 प्रश्न दिए लगातार, इसीलिए दिए जिससे आपको रिवाइज हो जाए। अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। टीटेट में आया है 2024 में। संख्या होता है, जी हां, भाग्य होता है, अध्याय होता है, किरण माने अंक नहीं होती, तो विकल्प ऑप्शन। किरण किसको बोलेंगे, कर, कर माने किरण होती है। बहुत सारे पर्यायवाची है, लेकिन कर माने भी किरण होती है। तो इस प्रकार से चीजों को पढ़ना है। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो चलिए, पहला ही प्रश्न, ये तो एग्जांपल्स बताए थे जिससे कि आप समझ पाओ। अब प्रश्न कैसे आते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। अनेकार्थी आपको बताना है, अज का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता। अज का मतलब होता है अ और जा। जा का मतलब होता है जन्मा हुआ, समझना मेरी बात को। और आ का मतलब होता है नहीं, यानी जो जन्मा ना हो उसको अज कहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी और महेश को भी, है ना, 3 तो ये हैं ही, अज ही हैं 3। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी अज हैं, विष्णु को भी अज कहते हैं और शिव को भी अज कहते हैं, पहली चीज। इसके अलावा बकरी को अज कहते हैं, बकरी सॉरी बकरा, बकरा जिसे हम भेड़ भी कह सकते हैं, या जिसे हम मेढ़ा भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी अज कहते हैं। इसके अलावा दशरथ के पिता का नाम था, दशरथ के पिता का नाम
नाम भी अज था, यानी राम जी के बाबा, राम जी के दादाजी, उनका नाम भी अज था। इसके अलावा अज किसको बोलते हैं? कामदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कामदेव को भी बोलते हैं क्योंकि ये भी जन्म नहीं लेता है बंदा, ठीक है। इन सभी को बेसिक अज बोलते हैं, ठीक है। या अजन्मा, अजन्मा के लिए भी अज आता है, इतने सारे शब्दों के लिए आता है। तो विष्णु के लिए आएगा, शिव के लिए आएगा, मेढा के लिए आएगा, लेकिन घोड़े के लिए नहीं आता है। विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से चुनाव करना है। तो इसका भी बिल्कुल रेणु, किशन जी, रवि, रवीना, बिल्कुल राधे राधे। चलिए एक बार मैं ऐसे कर लेता हूं, हाँ, सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एक 7वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर से पहचानना, देखो कौन सा है अनेकार्थी शब्द। मैंने अभी भी बताया था ना, आकाश के लिए अज नहीं आता है, घृत माने घी होता है, सूर्य के लिए भी नहीं आता है। अज किसके लिए आता है? ब्रह्मा के लिए। इसके अलावा विष्णु के लिए आ सकता है, महेश के लिए आ सकता है, बकरा मतलब बकरा के लिए आ सकता है, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसके लिए आ सकता है, दशरथ के पिता का नाम, इनके लिए आ सकता है। विमलेश, मेढ़ा क्या होता है? ये लिखा, ये देखो, ये होता है, समझ में आ गया। एक भेड़ की प्रजाति होती है एक तरह से, मतलब एक कह सकते हो ना, बकरी, बकरा जिसे कहते हैं। बकरा नहीं होते हैं, देखे नहीं, ऐसे ऐसे सींग होते हैं उनके, वो भेड़ जैसे होते हैं। वो तो भेड़ या बकरी का ही रूप होता है, समझ लो, ठीक है। तो वो यहां पर अगर मेढ़ा की जगह अगर यहां पर बकरी लिखते या बकरा लिखते तो समझ में आता, बकरा। बकरी शब्द के लिए अजा शब्द आता है। बकरी स्त्रीलिंग है इसीलिए बड़ा आ लग गया है, बकरा पुल्लिंग है इसीलिए अज शब्द आता है। और बकरा कोई मेढ़ा कहते हैं, ध्यान रखना। आप समझ में आ गई होगी। घोड़ा का कैसे? घोड़ा का नहीं होगा, अर्थ नहीं होता, घोड़ा का अर्थ अज नहीं होता, अज नहीं बोलते घोड़े को। अशोक जी अज नहीं बोलते, समझ में आ गई मेरी बात? चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, लिखा हुआ है। ये तो हो गया ब्रह्मा जी, इसका आंसर हो गया, और कोई नहीं होगा। अब्ज का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? अब्ज का मतलब क्या होता है? अब्ज शब्द सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये शब्द जब पैदा हुआ तो ये बना है अपधन जा से। जा का मतलब होता है दोस्तों जन्मा हुआ, और अप का मतलब होता है पानी। तो जो चीज जल में या पानी में जन्मी होगी उसको। अब जल में से क्या क्या निकलता है? शंख कहां बनता है? जल में बनता है। बादल जल में नहीं बनता है, लेकिन कपूर कहां बनता है? जल में बनता है। कमल कहां बनता है? जल में ही खिलता है। तो जो जन्मे हैं शंख, कपूर, और ये कहां से? पानी से ही बनते हैं, समुद्र से बनते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं, बादल को नहीं बोलते हैं, बादल को बोलते हैं अब्द। अब्द बोलते हैं। ये पानी देने वाला होता है, ये पानी से बनता नहीं है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्राण प्यारों, मेरे राजकुमारों। चलिए चलते हैं एक और प्रश्न पर। एक और प्रश्न आपके लिए मैं रखता हूं, ये रहा अगला प्रश्न। चलो जरा इसका भी आंसर ले लीजिएगा सभी, ठीक है। प्रश्न है, अक्ष लिखा है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता। देखो अक्ष का मतलब होता है धुरी, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है कितने अक्ष पर झुकी हुई है? तो आप कहोगे कि साहब हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष तो धुरी हो गई, और धुरी का मतलब होता है एक परिधि टाइप से, तो पहिया भी हो गया। और पांसे को भी बोलते हैं, लेकिन चावल को नहीं बोलते, चावल को अक्षक्त बोलते हैं। अक्षक्त माने चावल होता है, लेकिन ये नहीं होता। विकल्प ऑप्शन डी दोस्तों, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। पासा भी बोलते हैं, पहिया भी बोलते हैं, और धुरी भी बोलते हैं। हाँ, चावल के लिए जो शब्द आएगा वो अक्षत शब्द आता है, ध्यान रखना, ठीक है। वेल डन, सभी लोग अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, एप्लीकेशन में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं होता क्या जिसमें, जैसे यूट्यूब पर हम क्लास लेते हैं तो बोलते हैं कि बच्चों लाइक कर देना एक बार, है ना, बढ़िया तरीके से समन को शेयर कर देना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता? अगर यहाँ पर किसी को लाइक करना हो तो कैसे करेंगे साहब? एप्लीकेशन में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि कम से कम यार, हाँ, किसी को जैसे कुछ भेजना हो, प्यार भेजना हो, अपना दुलार भेजना हो, योगिता जांगीर राधे राधे बिटिया, किसी को भेजना हो कि हाँ गुरुजी मजा आ रहा है, तो कैसे बताओगे मुझे अपनी दिल की भावना? बताओ जरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए जरा इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न क्या लिखा है? अरुण का अर्थ नहीं है। देखिए अरुण एक शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। सामान्यतः अगर आप देखोगे, अरुण शिखा, अरुण का मतलब लाल रंग भी होता है, अरुण का अर्थ सिंदूर भी होता है, अरुण का अर्थ केशर भी होता है। क्यों? क्योंकि केशर भी लाल रंग का होता है। जब सूर्य
सुबह निकलता है तो लाल रंग का निकलता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। तो उस समय के सूर्य को, यानी शाम के समय के सूर्य को और सुबह के समय के सूर्य को भी हम लाल कहते हैं। जब सुबह सूर्य निकलता है तो सुबह जो होती है वो कैसी हो जाती है? हाँ, लाल हो जाती है, सिंदूरी हो जाती है, इसीलिए सुबह को भी अरुण कहते हैं। समझ में आ रहे हो? रक्त लाल होता है इसीलिए उसको भी अरुण कहते हैं मित्र। तो यहां पर बिल्कुल अरुण का अर्थ लाल तो होगा, प्रभात भी होगा, सूर्य भी होगा। हाँ, अरुण का अर्थ सोना नहीं होगा। विकल्प ऑप्शन डी लगा देना, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम शानदार लिखा है सब, सोना। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। अक्षर का एक अर्थ बताना है। अक्षर के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, आपने पहचानना इनमें से कौन सा है। जैसे अक्षर का मतलब क्या क्या होता है? अक्षर आत्मा को भी बोलते हैं, पता है आपको? इसका क्षर नहीं होता। आत्मा को भी अक्षर बोलते हैं, ईश्वर को भी अक्षर बोलते हैं, ध्यान रखना। जो नष्ट नहीं होता उसको भी अक्षर बोलते हैं, वर्ण को भी अक्षर बोलते हैं, ज्ञान को, हल को और भाग्य को नहीं बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन ए लगा देना। अक्षर माने एक अर्थ वर्ण होता है, अक्षर आत्मा को बोलते हैं, अक्षर ईश्वर को बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन अक्षर का एक अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है, ध्यान रखना है ना। इसमें कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, है ना, तो वहां वर्ण विकल्प चुनना, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प ऑप्शन ए लगाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दीक्षा ईशा मेघवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ओमीर राजकुमार मीणा, विकल्प ऑप्शन ए लगाया है आप सभी ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुमति शब्द का अनेकार्थी क्या हो सकता है? अनुमति का मतलब क्या होता है? अनुमति का मतलब होता है आपने किसी को क्या दे दी है? स्वीकृति दे दी है। आपने किसी को क्या कर दी है? अनुज्ञा दे दी है, प्राप्ति दे दी है। तो प्रज्ञा नहीं होगा। अवज्ञा का मतलब होता है आदेश न मानना, आदेश की अवहेलना करना। आज्ञा का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहां पर अनुज्ञा शब्द का मतलब होता है कि आपने किसी को क्या दे दी है? स्वीकृति दे दी है या अनुमति दे दी है कि साहब ये काम आप कर लीजिएगा। आएंगे, ऐसे ही आएंगे भाई। अब मुझे तो, मैं जब मॉडल पेपर अभी बना रहा हूं तो मुझे अब ये कहा गया है थोड़ा सा और टफ बना दो, चाहे वो भले ही हाई कोर्ट में आए नहीं आए। तो मैंने कोशिश करा है कि मॉडल पेपर भी ऐसे शानदार रखे हुए हैं कि अगर आप बनाए हुए मॉडल पेपर को ही पढ़ लोगे, 10 मॉडल पेपर हैं और अगर इनको ही पढ़ लोगे, 10 मॉडल पेपर को ही पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। इतने शानदार तरीके से मैंने हर एक एग्जाम से उसमें से प्रश्न कलेक्ट कर कर, प्रॉपर प्रश्न देखकर, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रश्न आने की बहुत संभावना है या इस टाइप से कोई प्रश्न आ सकता है, तो उस प्रश्न को रखने का काम किया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न है उन मॉडल पेपर्स को, बस रेडी हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इसी हफ्ते में रेडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ईश्वर का समानार्थी क्या होता है? अब इसमें नॉर्मल समानार्थी पूछ लिया है, एक बीच में प्रश्न अनेकार्थी का नहीं है, ये समानार्थी का प्रश्न है, ध्यान रखना। इसीलिए इसका आंसर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये शब्द है अनेकार्थी का। अब अनेकार्थी शब्द बताना है, रिजु का इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं शब्द लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो। अब रिजु का मतलब होता है सीधा, सीधा, सरल, तो यहां पर सीधा हो जाएगा। ठीक है, सुगम हो जाएगा। और अनुकूल, अनुकूल का भी मतलब होता है जो आपके अनुकूल हो, यानी बिल्कुल सीधा हो, आपके साथ साथ चलता हो, साथ साथ रहने वाला हो, अनुकूल हो आपके लिए। अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे लिए सुइटेबल होता है ना। तो ये तो तीनों हो जाएंगे, लेकिन ऋजु का अर्थ नक्षत्र नहीं होता, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपने इस विकल्प को चुन लिया है तो ये विकल्प आपको एकदम सही होगा। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं सभी के उत्तर जो है वो विकल्प ऑप्शन सी के रूप में आ रहे हैं। हाँ सरस्वती जी, विकल्प डी नहीं होगा। अनुकूल का मतलब भी ऋजु होता है। ऋजु का मतलब समझिए जो आपके लिए सरल हो, सहज हो, सुगम हो, जो आपके अनुकूल हो। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है जो आपकी लगा रहा है पिटाई, आपको कर रहा है परेशान, आपको कर रहा है भद्दी भद्दी कमेंट्स, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके नाक में दम कर लिया है, तो वो बंदा आपके लिए क्या हो जाएगा? वो टेढ़ा बंदा है। आपके लिए सरल और सीधा बंदा कौन होगा? जो आपके अनुकूल हो। आप कहो बैठ जाओ, बैठ जाएगा। आप कहोगे मुझे आज, हाँ भाई गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आपके लिए गोलगप्पे पैक करा के लाएगा। आप कहे कि नहीं यार मुझे आज कश्मीर घूमने का मन कर रहा है, नीम करौली जाना है, चलो आज सावरिया सेठ चलते हैं। जी बिल्कुल, गाड़ी लगा दी, आराम से बैठिए, बड़ी इज्जत के साथ आपको ले जा रहा है, घुमा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, लेकर आ रहा है, आपके घर वालों का भी सहयोग कर रहा है।
आपकी तबीयत खराब है तो आपके लिए दवाई लेकर आया, तो वो आपके लिए अनुकूल है, तो आप उसको क्या कहोगे कि भैया वो तो हमारा तो बहुत सीधा है, बोलते ना हमारा वाला तो बहुत सीधा है। हाँ, तो ऐसे ही बोला जाता है। तो रिजु का मतलब क्या होगा, जो सीधा हो, जो सरल हो, जो सुगम हो, है ना। और वक्र, इसका विलोम क्या होता है, वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, टेढ़ी नजर वाला, जो टेढ़ा हो, टेढ़ा चलता हो। जैसे तुम कह रहे हो किसी चीज की और सामने वाला कोई अलग अर्थ निकाल रहा है, तो उसको बोलते हैं वक्र, ध्यान रखना। तो विकल्प ऑप्शन सी यहां पर सबसे उत्तम आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जितेंद्र सोनवाल जी, एक्चुअल में क्या है, महेंद्र सर थोड़ा से बिजी हैं, लेकिन हाँ वो भी आएंगे, वो भी आते रहते हैं, लेकिन हाँ हम दोनों ही हैं अब, क्योंकि क्या है, आपकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। जैसे किसी को काम आ जाता है, इस संसार में भांति भांति के काम है, जब उनको काम आ गया है तो भाई मैं उपस्थित हो गया हूं, तो आपके साथ जुड़ने का भी एक अनुभव मिलता है, तो इसीलिए मुझे जुड़ना पड़ा। बाकी का एप्लीकेशन पर पहले से ही मेरा बैच है, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आई होप सो कि आपने एप्लीकेशन पर मेरा बैच लिया हो। अब क्या हुआ है, एक्चुअल में वो जो बैच है वो थ्योरी है पूरा का पूरा। अब गुरुदेव चाहते हैं, साहब हमारे संपत सर चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं बने कि आपकी थ्योरी तो हो गई है, लेकिन आप अपना अगर थ्योरी के साथ साथ अगर एमसीक्यू भी एप्लीकेशन पर करा दें, तो दोनों चीजें हो जाएंगी कि आपकी थ्योरी तो है ही हमारे पास, एमसीक्यू और हो जाएगा। तो बच्चे को क्या है, हम प्रॉपर तरीके से थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो एक बैच है वो आपके सुविधा अनुसार दे सकते हैं, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति के पढ़ाने का नज्म अलग होता है, तरीका अलग होता है, सहजता और सरलता अलग होती है, सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, कल केश गुरु अनेकार्थी शब्दों के उचित विकल्प आपको पहचानना है, एलडीसी में आया है 2018 में। अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न को कैसे हल कर पाए। अब देखो कल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ दिन बिल्कुल होगा, बीता हुआ दिन को क्या बोलते हैं, कल बोलते हैं। कल मिले तो थे या कल आएंगे, तो बीता हुआ दिन या आने वाला दिन, आने वाला दिन, दोनों में से कोई भी शब्द हो उसके लिए आप कल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कल ये पढ़ाऊंगा या मैंने तुमको कल ये पढ़ाया था, तो बीता हुआ दिन हो गया, ठीक है। केश का मतलब बाल होता है, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और गुरु क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं ना गुरु भाई, तो गुरु शब्द का मतलब ही बड़ा होता है, ध्यान रखना। बड़ा भी हो सकता है, गुरु को हम शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु का मतलब बड़ा भाई भी होता है, और हाँ गुरु का मतलब हमसे जो बड़ा है वो भी होता है ना। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। तो विकल्प ऑप्शन ए मुझे लगता है सबसे परफेक्ट है। बाकी का कल माने सुंदर होगा नहीं, कार्य होगा नहीं, बाल होंगे नहीं, इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए को चुना आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। कनक का एक अर्थ इनमें से नहीं है, और वो क्या नहीं है, आइए देखते हैं। कनक का एक अर्थ नहीं है, देखो कनक माने सोना होता है, धतूरा होता है और गेहूं होता है ना। आपने हिंदी में अगर आप पढ़े हैं तो एक बहुत अच्छी कह सकते हो एक अलंकार शब्द में आता है, अलंकारों में आता है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए नर या खाए बोराए। यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार में कनक कनक शब्द को 2 बार प्रयोग किया है। कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ सोना है, इसको पाने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, बोरा जाते हैं। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, अगर इसको भी खा लिया तो बोरा जाते हैं। गेहूं भी होता है, कनक को पलाश भी कहते हैं, खजूर भी कहते हैं, कनक को वृक्ष भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर पुत्री नहीं कहते, इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी को चुना है हमने। क्लियर है यहां तक सभी को, हाँ या ना। चलिए एक और प्रश्न देख ले। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्न में से एक अर्थ नहीं है। अब देखो कनक को सोना भी बोलते हैं, धतूरा भी बोलते हैं और पलाश भी बोलते हैं ना। कंचन शब्द केवल एक पर्यायवाची के रूप में उद्बोधित होता है, जिसका मतलब होता है चमकना, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो सोने का ही पर्यायवाची है, केवल सोने के लिए आ जाएगा प्रॉपर, धतूरा के लिए, पलाश के लिए, कनक, तीनों के लिए आता है। इसलिए विकल्प ऑप्शन ए को चुन लेना, यही आंसर हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न को हमको करने हैं। 18वां प्रश्न देखेंगे एक बार। अनेकार्थी शब्द है दोस्तों खग। अब समझना जरा, खग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि खग शब्द बना कैसे है। ख और गा के मेल से बना है, ये ध्यान रखना है। जिसमें खा का अर्थ होता है आकाश, क्या होता है प्यारे साथियों, आकाश। और गा का मतलब होता है गमन करना, गमन करना, अर्थात जो आकाश में गमन करता है उसके लिए खग शब्द का प्रयोग करते हैं। पक्ष लिखा है, घोड़ा लिखा है, देखो घोड़ा आकाश में गमन तो करता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। वृक्ष भी नहीं करते हैं, हाँ। पक्ष भी नहीं करता है, हाँ। आकाश में जो गमन करता है वो है बाण। इसके अलावा अगर यहां पर सूर्य होता तब भी हो जाता खग।
अगर यहां पक्षी होता तब भी आकाश में गमन करने वाला हो जाता, यदि यहां पतंग लिखा होता तो तब भी हो जाता। इसके अलावा और क्या आकाश में गमन करते हैं साहब, वो सारे शब्द आ जाएंगे ना। जैसे देवता राक्षस भी गमन कर लेते हैं, वो भी उड़ लेते हैं, तो उनका भी नाम आ जाएगा। पक्षी, बाण भी आकाश में उड़ लेता है, सूर्य, मिसाइल वगैरह, ये सब जो भी आकाश में चल लेते हैं वो सबको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, खग बोल सकते हैं। आई बात समझ में सबके? वेरी गुड सुलोचना जी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से गौ का अनेकार्थी शब्द समूह क्या होगा? अच्छा, गौ किसे बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा, जब किसी के यहाँ दिवंगत आत्मन हो जाता है, अगर किसी के यहाँ जो गंगा लाभ हो जाता है, गंगा लाभ का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है, तो वहां पर हम कहते हैं कि भाई वहां सब क्या हो गया, गोलोकवासी हो गए। वो क्या हो गए? गोलोकवासी हो गए। इसका मतलब है कि वो स्वर्गवासी हो गए। तो बेसिक गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, ध्यान रखना। तो श्रेष्ठ भार शिक्षक नहीं होगा, स्वर्ण हो जाएगा क्या? नहीं, स्वर्ण भी नहीं होता है, जल हो जाएगा, पारा नहीं होगा, स्वर्ग हो जाएगा। गौ का मतलब सूर्य भी होता है और बैल भी होता है, ध्यान रखना। तो गौ का मतलब स्वर्ग भी होता है, सूर्य को भी गौ बोलते हैं और बैल को भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी को भी बोलते हैं, पृथ्वी के लिए भी गौ शब्द आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन 3 सही रहेगा, वंद, शंख, समुद्र नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है सभी का? ईशा, इकबाल, नीलम, विक्रम, रवीना, पायल, यादव, विनोद, रोहित कुमार, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलो जरा इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, इन सभी के लिए एक अनेकार्थी शब्द क्या आएगा? तो देखना, बृहस्पति ग्रह को भी हम गुरु बोलते हैं, जो चीज भारी होती है उसको भी गुरु बोलते हैं, जो चीज बड़ी है उसको भी गुरु बोलते हैं, अभी अभी बताई थी मैंने। और शिक्षक को भी क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। हाँ या ना बोलो? गुरुवार एक दिन का नाम भी है, ध्यान रखना, एक दिन का नाम भी, एक दिन का नाम भी इसी में आता है, गुरु में। और एक ग्रह का नाम, एक ग्रह का नाम भी किस में आता है? गुरु में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर एक ही शब्द है गुरु, जो सबके लिए आ जाता है। शिक्षक के लिए भी आएगा, जो बड़ा है उसके लिए भी, जो भारी है, वजनदार है उसके लिए भी, बृहस्पति ग्रह के लिए भी, और एक दिन के नाम के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। दीर्घ माने बड़ा होता है, लेकिन इसका अर्थ सबके लिए नहीं होता। ऋषि का अर्थ भी सबके लिए नहीं होता। और अरुण का अर्थ आपको मैं भी बताया था मैंने कि रक्त के लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, प्रभात के लिए होता है, सुबह और शाम के सूरज के लिए होता है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज और शाम का सूरज, उनको हम अरुण कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। और एक ग्रह का नाम भी है, ध्यान रखना, एक ग्रह का नाम भी है अरुण ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के लिए आते हैं? देखो, कमल के लिए, मोती के लिए और पानी में उत्पन्न होने वाले के लिए। पानी में उत्पन्न क्या होता है? जैसे शंख पानी में निकलता है, शंख। जैसे शैवाल पानी में जन्म लेते हैं, समझना मेरी बात को। जैसे शीप, शीप भी कितने होती है? पानी में जन्म लेती है, ठीक है। ये तमाम शब्द पानी से निकले, और चंद्रमा भी पानी से निकला है, ध्यान रखना। तो इन सभी के लिए हम जलज शब्द का प्रयोग करते हैं, जल से जन्मे हुए हैं सारे के सारे। चंद्रमा भी, शंख भी, शैवाल भी, शैवाल लिखना है, थोड़ा सा देख लो, शैवाल, शैवाल भी, शीप भी, शीप जिसमें मोती निकलता है वो भी, ठीक है, और शंख भी। ये सारे शब्द जो समुद्र में निकलते हैं वो सभी क्या है दोस्तों? वो जलज कहलाते हैं, ध्यान रखना। जलद क्या कहलाएंगे? जो जल देने वाले होते हैं, जैसे बादल वगैरह। इंद्रधनुष नहीं कहलाएगा। पयोधर का मतलब होता है बादल, जो पानी को धरे हुए है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टीका का अर्थ बताना है आपको कि इनमें से टीका का अर्थ कौन सा नहीं होता है। अच्छा, टीका का मतलब जानते हो ना? तिलक लगाना, टीका करना। वो टीका शब्द का प्रयोग हम कहां कहां देखते हैं? एक तो हम तिलक के रूप में देखते हैं, सब लोग जानते होंगे, टीका लगवाते हैं। जैसे हम जब कहीं जाते हैं तो हम तिलक का प्रयोग करते हैं, तिलक, ठीक है। एक टीका तो वो हो गया। एक टीका होता है, आपने देखा होगा, जब हम किसी भी विषय के मर्म स्पर्शी ज्ञान को, निष्कर्ष को अगर किसी एक छोटी सी पुस्तक में लिखते हैं, उसको टीका कहते हैं, ठीक है। तो व्याख्या करना, टीका का मतलब क्या होगा? व्याख्या भी हो जाता है, व्याख्या करना। तो ये भी हो गया, तिलक भी हो गया। और एक होता है माथे का टीका, माथे का टीका, जिसे आप लोग ने देखा होगा, टीका, जिसे बहुत सारे लोग बेंदा भी कहते होंगे शायद, है ना। तो यहां पर विशेष गहना भी हो गया और व्याख्या भी हो गया। घमंड शब्द जो है वो टीका के लिए नहीं आता है। विकल्प ऑप्शन सी चुन लेना, विकल्प ऑप्शन सी,
ध्यान से समझ। बिल्कुल सही है सीमा, प्रमोद जी विकल्प ऑप्शन सी लगाया आप सभी ने, धन्यवाद। चंचल, दीक्षा, कर्मा देवी, क्या नाम है, बिल्कुल ज्योति, सभी के जो आंसर हैं, विकास, चंचल, विमलेश, घमंड, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां तक आपको स्पष्ट समझ में आ गया। चलो एक और प्रश्न लेके चलते हैं भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देख लीजिएगा जरा इस प्रश्न को भी। लिखा है असंगत पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है, बीच बीच में एक दो प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं समानार्थी के, तो उनको भी कर लो। बाकी का मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे जो आपको प्रैक्टिस करवाऊं वो एक एक टॉपिक वाइज करवाऊं, इसीलिए अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाना था और उसी से संबंधित आपको सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अच्छा, मृग माने क्या होता है, हरिण होता है, बिल्कुल हरिण भी होता है, हिरण भी होता है, समझ रहे हो। इसके अलावा चमरी भी बोलते हैं, ठीक है, कुरग भी बोलते हैं, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। मोर को बिल्कुल केकी बोलते हैं, मयूख लिखा हो या मयूर लिखा हो, समझ रहे हो, या फिर लिखा हो यहां पर मोर को कलापी, समझ रहे हो, आदि नामों से जाना जाता है ना। तोता को बिल्कुल कीर बोलते हैं, तोता को शुक बोलते हैं, टुग्गा बोलते हैं, टुग्गा, तुआ बोलते हैं, हरी बोलते हैं, है ना, हरियल बोलते हैं, है ना, हरिया बोलते हैं। बहुत सारे शब्द आएंगे जो तोता के लिए भी आते हैं। ठीक है, नग शब्द नट के लिए नहीं आता, नग शब्द आता है पर्वत के लिए। पर्वत, पहाड़, पर्वत के लिए, पहाड़ के लिए, शिखर के लिए, शिखर के लिए, है ना, सैल के लिए, गिरे के लिए, ये शब्दों के लिए जो है वो पर्वत शब्द का प्रयोग होता है, इनके लिए। तो ये हो गया, तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि नट शब्द के लिए नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन डी आएगा। नाग का अर्थ अलग होता है, देखो नाग जो है वो सर्प को बोलते हैं, नाग माने हाथी भी होता है, समझना मेरी बात को, है ना। तो ये नाग शब्द अलग हो गया, वो नग शब्द अलग है। ठीक है, जैसे नगपति, एक प्रश्न आता है आपसे पूछा जा सकता है नगपति में समास, ये पूछा था। ठीक है, ऐसा ही लेवल का प्रश्न है, अगर किसी के पास आंसर हो तो बताओ, अगर नगपति लिखा है समास कौन सा होगा, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, मैं पहचान लूं कम से कम अपने लोगों को कि कितने बहादुर लोग हैं। कहते हैं ना, एक अच्छी पहेली है, एक बड़ा बहादुर वीर गाना गाकर मारे तीर, क्या नाम है उसका। तो पहले तो इसका आंसर दे दो मुझे कि नगपति में समास कौन सा है, वो एक बार पता चल जाए कि गुरुजी ये समास है। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन बस एक कहते हैं ना कि पूछना जरूरी रहता है, समय समय पर अपने बच्चों का पता होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी साहब हाँ ठीक ठाक हैं। नग माने नगीना भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। विक्रम का आंसर आ गया है, संबंध कारक नहीं पूछा है, समास पूछा है साहब। आप ये बोल दीजिएगा कि संबंध तत्पुरुष समास है, और इतना डीपली मत जाओ, तत्पुरुष समास बता दो, हो जाएगा काम। किसी के पास कोई और आंसर है, तत्पुरुष समास केवल 2 बच्चों के तत्पुरुष समास आए, 3 के दिलासा का तत्पुरुष समास आ गया, तत्पुरुष समास मुकेश का है, राधा का भी आंसर आ रहा है। अच्छा, किसी का सही आंसर भी आ जाएगा साहब, अगर किसी का सही आंसर आए तो उसको नमन है। दीक्षा का आंसर आ गया है, दीक्षा राणा, दीक्षा नारायण का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा किसी और का भी आंसर है क्या, तो इसमें एक लड़की है दीक्षा राणा, वो एक बार फिर से कमेंट कर देगी तो शायद सब लोग पढ़ लेंगे, उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई बात नहीं है। विकास का भी आंसर आया है, विकास ने और दीक्षा ने, और एक लड़की है जमुना कुमारी, लेकिन हाँ उसका आंसर अभी नहीं आया है। विकास का जो आंसर है और दीक्षा का जो आंसर है वो था बहुब्रीहि समास, समझना मेरी बात। और इसका जो आंसर है एक्चुअल में यही है, क्यों, क्योंकि नगपति में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास। इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, नगों का पति हो जाएगा। नगपति माने क्या होता है, जो नगों का पति है। नग माने क्या होता है, पर्वत, अर्थात पर्वतों के पति कौन है, पर्वतों के स्वामी है हिमालय, यानी दोनों पद मिलकर हिमालय के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इसमें समास कौन सा आएगा, बहुब्रीहि समास आएगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, तो भाई इनका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। हाँ भाइयों, अब समझ में आ गया बहुब्रीहि समास है। नहीं नहीं, शिव नहीं होगा मुकेश, हिमालय के लिए आता है, नगपति शब्द हिमालय के लिए आता है, ये नाग नहीं है, नग माने पर्वत है। आपसे मैं कह रहा हूं, सारी चीजों को मैंने लिख रखा है, आप एक्सप्लेन करेंगे ना, ये देखेंगे तो सारी चीजें आपको विधिवत दिखाई देंगी। चलिए जरा अगले प्रश्न पे चलते हैं। पत्र का पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, ये आपको बताना है।
चलिए साहब देखते हैं इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होता है। हाँ बिल्कुल गलत हो गया, अरे कोई नहीं, यही तो सिखाना है आप लोगों को भाई। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। पत्र को पन्ना कह सकते हो, पंख भी कहते हो, पत्र को मोती नहीं कहते। पत्ता कहते हैं, चिट्ठी कहते हैं, पंख कहते हैं, ये तो सारे कहते हैं। पानी नहीं कहते पत्र को, पत्र सूर्य। और पवित्र नहीं कहते। विकल्प ऑप्शन बी ही सही है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर है। देखते हैं इस प्रश्न का विकल्प ऑप्शन बी किस किसने दिया है। ठीक है, सभी के बी आ रहे हैं, नो डाउट, मैं किसी पे डाउट तो नहीं कर रहा। चले, ये भी एक अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अनेकार्थी शब्द पतंग। पतंग का मतलब क्या होता है? वही जो आसमान में विचरण करने वाली चीजें, उनको पतंग कह सकते हैं, उड़ने वाली चीजों को। निम्नलिखित में से किस एक अर्थ में नहीं है? देखो, पक्षी उड़ते हैं, पतंग है। सूर्य भी बिल्कुल मतलब अंतरिक्ष में ही घूम रहा है, तो वो भी पतंग है। बादल नहीं है, ये घूमते नहीं है। बादल शब्द जो है वो बरसने का काम करते हैं, ये पतंग नहीं है, ये उड़ने का काम नहीं करते हैं। हाँ, फलंगा शब्द भी हो जाएगा, क्योंकि फलंगा का मतलब होता है जो होते हैं ना टिड्डी। ये टिड्डी नहीं होते, उड़ते रहते हैं आसमान में गाड़ी सी तरह से, उनको पतंग बोलते हैं। एक पतंग होती है उड़ाने वाली, वो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पतंग उड़ती है। तो जितनी भी उड़ने वाली चीजें हैं, जैसे हवाई जहाज है उसको भी पतंग कह सकते हो, रॉकेट है उसको भी पतंग कह सकते हो, सूर्य चंद्रमा को भी पतंग कह सकते हो आप, है ना। तो इन सबको पतंग कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर बादल लगा देना। बादल को क्या बोलेंगे? अब्द या जलद बोलते हैं। पतंग का अर्थबोधक नहीं है। देखो, पतंग को पक्षी भी होता है, सूर्य भी होता है, सलभ माने भी टिड्डी होती है, टिड्डा कह लो या टिड्डी कह लो, ये भी होती है। आकाश तो अपने आप में ही क्या है? अंतरिक्ष है। ये उड़ने वाला नहीं है, इसी में सब उड़ते हैं, ये तो घर है जिसमें ये सारे उड़ते हैं। तो अंतरिक्ष को तो व्योम कह सकते हो, अंतरिक्ष को शून्य कह सकते हो, अंतरिक्ष को द्यू कह सकते हो, अंतरिक्ष को गगन कह सकते हो, है ना, गगन कह सकते हो, अंतरिक्ष को नभ कह सकते हो, अंबर कह सकते हो, समझ रहे हो, तारापथ कह सकते हो। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खा कह सकते हो, अकेला खा, इसका मतलब भी आकाश होता है। इला शब्द के अनेकार्थिक शब्द का उचित विकल्प क्या होगा? इला किसे कहते हैं? चलो कमेंट करके बताओ फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों का कि इस प्रश्न पर कमेंट करिए फटाफट से। तब तक मैं भाई आपसे आज्ञा ले लूं, तो थोड़ा सा जल पी लूं। हाँ ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। अरे भाग्यवान सुनती हो। हाँ भाई चलिए, ना तो नहीं किसी ने कुछ? ठीक है, इला माने, हाँ भाई देखो, पृथ्वी होती है, ये नो डाउट पृथ्वी होती है, गाय भी होती है, पर चंद्रमा नहीं होता। ठीक है, सरस्वती होती है, वाणी और अंश नहीं होता। पृथ्वी होती है पर बराह शून्य नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक अगर देखा जाएगा, पृथ्वी होती है, गाय होती है, सरस्वती होती है। विकल्प ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि इन तीनों को इला कहते हैं, है ना। गाय को भी इला कह सकते हो, पृथ्वी को भी इला कहते हैं, और सरस्वती जी को भी इला कहते हैं। विकल्प ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए, है ना। सर कहाँ गए? अरे कहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा बोल बोल कर ऐसा खराश टाइप से हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ तो बस पानी मांगा था आप लोगों के सामने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साहब। चलिए प्रश्न क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा। पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी पूछा, अनेकार्थी नहीं। समानार्थी और अनेकार्थी में अंतर है। समानार्थी का मतलब होता है जो पूजा के और अर्थ देता, मतलब पूजा के ही अन्य नाम, उसको समानार्थी बोलेंगे। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि पूजा शब्द किस किस वस्तु के लिए बोला जाता है या किस किस को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। पूजा को अर्चना कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आराधना कहते हैं, वंदना कहते हैं। ठीक है, साधना कहते हैं, लेकिन हाँ विकास नहीं कहते। विकास शब्द बिल्कुल हटके है, डिफरेंट शब्द है, जिससे पूजा का कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन सी चुन लेना। आप लोगों ने सभी ने इसका विकल्प ऑप्शन सी चुन भी लिया है, ये स्पष्ट दिखता है।
चलिए चलते हैं एक और प्रश्न पर। एक और प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहते हैं ना कि शाखें रहीं तो पत्ते भी रहेंगे, फूल भी रहेंगे, ये दिन बुरे हुए तो क्या, दिन अच्छे भी रहेंगे। तो अगर शाखें हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपकी जड़ें नहीं कटनी चाहिए। आपकी अगर शाखें हैं तो फूल भी रहेंगे और पत्ते भी रहेंगे, लेकिन अगर ये बुरे दिन हैं तो क्या, दिन अच्छे भी रहेंगे। तो सब तरह से दिन रहते हैं। चलिए, किस अनेकार्थी शब्द के अर्थ जो है वो बूंद, कण, शून्य और चिन्ह आदि के लिए आते हैं। बूंद भी बोलते हो, कण भी बोलते हो, और शून्य भी बोलते हो, चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बूंद को बट्टा तो नहीं बोलेंगे, बिंदी बोलेंगे नहीं, मुद्रा बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, बिंदु शब्द जो है वो किस किस के लिए आता है, कण के लिए भी आएगा, शून्य के लिए भी, चिन्ह के लिए भी, और बूंद के लिए भी। ठीक है, याद रखना सभी के लिए शब्द आएगा बिंदु। हाँ भाई, तो यहां पर विकल्प क्या लगा देना, ऑप्शन ए। क्लियर है? हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। मुद्रा, ये प्रश्न बहुत आते हैं। मुद्रा, मुद्रा को क्या क्या समझते हैं। देखो, मुद्रा एक तो आपको पता होगा, एक तो होता है पैसा। पैसा जो है एक वैल्यूएबल पैसा है, या प्राचीन समय में भी जो मोहरें होती थी उनको मुद्रा कहते थे। एक मुद्रिका माने होता है अंगूठी, ठीक है, यानी जो रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, तो एक तो अंगूठी हो गया। ठीक है, तो एक हो गई आकृति, यानी आप किस मुद्रा में हैं, आप किस पोज में हो, तो पोज को भी मुद्रा कहते हैं। तो सिक्का को कहेंगे बिल्कुल, अंगूठी को कहेंगे, हाँ, जो मुहर होती है, सील लगती है, उसको भी मुद्रा कहते हैं, लेकिन क्षितिज को नहीं कहते। क्षितिज क्या होती है, ऐसा जहां आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई दे, प्रतीत हो, उसको क्षितिज बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी तिरछा स्थान। जैसे मान के चलिए आप यहां खड़े हैं और ये पृथ्वी है, मान के चलिए, और यहां पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर पानी, और इधर से आकाश ऐसा लग रहा हो। अब आप जब यहां से देखेंगे, ठीक है, मान के चलिए आप खड़े हुए हैं और आपकी नजर यहां से पड़ेगी, तो जब नजर देखोगे तो एक्चुअल में आपकी नजर यहां पर आके हटक जाएगी, है ना। तो यहां आपको ऐसा लगेगा कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हो, और इसी स्थान को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो विकल्प ऑप्शन सी लगा देना, ध्यान रखना। चलिए एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है, मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। मान शब्द का, देखो मान का मतलब क्या होता है, जल होता है क्या, नहीं, इज्जत होता है, हाँ, ठीक है, इज्जत होता है, अभिमान होता है, नापतोल होता है। जल नहीं, प्राण नहीं, जीवित नहीं, ठीक, जिसमें मिलावट ना हो, नहीं। विकल्प ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, विकल्प ऑप्शन बी लगा देना। चलो देखते हैं कि आप लोगों ने क्या चुना है। टी चुना है, नहीं भैया, मान का मतलब जल कब से होने लगा, जल तो होता नहीं है। विकास, राजकुमार, विनोद, सभी आंसर गलत लगा बैठे हैं भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। विकल्प ऑप्शन बी लगाना है। प्रमोद गुर्जर, प्रमोद कुमार सैनी, चलिए नीलम, विमलेश, विकल्प ऑप्शन बी आना चाहिए सबका। जमुना, चंचल, लक्ष्मी, रवीना, निखिल, चलिए पायल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द क्या होगा। यहां पर समानार्थी शब्द पूछा है, यानी पर्यायवाची। विपरीत को क्या और कह सकते हो, विपरीत के लिए और क्या शब्द आता है, ये आपसे पूछा है। विपरीत के लिए और क्या शब्द आता है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो विपरीत के लिए क्या शब्द आएगा, ये आपको बताना है। बताओ जरा फटाफट से। अब ध्यान रखना मेरी बात को, विपरीत के लिए जो शब्द आएगा वो द्रोम नहीं आएगा, अनुलोम का मतलब नहीं होता, याद रखना, लोम भी नहीं होता है ना, क्या होगा, विलोम होता है, क्योंकि विपरीत का मतलब होता है उल्टा। समझ रहे हो, प्रतिलोम, प्रतिलोम शब्द आ सकता था, उल्टा सकता था, अनुलोम नहीं आएगा। अगर हाँ, ऑप्शन में अगर विपरीत विलोम नहीं लिखा होता तो उल्टा लिखा होता, अगर उल्टा नहीं लिखा होता तो प्रतिलोम लिखा होता। इसी को हम क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं, यानी विकल्प ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्या समझे, समझ में आया सभी को। हाँ, इसीलिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, कहते हैं कि इश्क मत करना साहब, इसमें बड़े झमेले हैं। इश्क मत करना साहब, इसमें बड़े झमेले हैं। लोग हंसते तो सबके सामने हैं, लोग हंसते तो सबके सामने हैं, पर रोते अकेले हैं, रोते अकेले। चलिए, तो भाई सीधी बात यह है कि बस जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन तकलीफ में अगर नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा तकलीफ में जाए, तो दूर रहना। हाँ,
अगला प्रश्न, ऐसे ही नहीं कहते इसको आग का दरिया, हाँ ये आग का दरिया है और डूब के जाना। चले, सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी और पामाल नहीं कर सकते, जिंदगी और पामाल नहीं कर सकते, तेरे जाने का अब और मलाल नहीं कर सकते, तेरी अब कोई निशानी नहीं मेरे, तेरी अब कोई निशानी नहीं मेरे घर, मसला यह है कि तेरे घर की पड़ताल नहीं। चले, तो सारंग शब्द के लिए निकालते को, सारंग में बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द आप इसमें प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा शब्द आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो सारंग में नहीं आते, उनका ध्यान रखना। जैसे चंद्रमा को बोला जाता है, भौरा को बोला जाता है, लेकिन रति क्रिया और चाबुक को नहीं बोला जाता। चंद्रमा को, हाथी को, भौरा को, कोयल को बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है, लेकिन जत्था को, असत्य को नहीं बोला जाता। हाथी को बोला जाता है, विश्व को सारंग नहीं बोला जाता, चूना को नहीं बोला जाता। तो यहां पर आप देखोगे तो चंद्रमा को, हाथी को, भौरा को, कोयल को, इन सभी को बोला जाता है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सर उल्टा नहीं, मूलतः एक्चुअल में उल्टा शब्द जो लिखना है आधे ला के साथ लिखना है। हाँ, उल्टा नहीं होता, उल्टा होता है, आधे ला के साथ लिखना है। प्रमोद, उल्टा शब्द कैसे लिखना है? हाँ देख रहा हूं, देख रहा हूं, सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चले। बस ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बताओ जरा, सुगंध, गौ, वसंत, ऋतु शब्द निम्न में से किसके अर्थ है? सर कल मैं टेक्निकल इशू के कारण कमेंट नहीं कर पाया था, चंचल कुमारी। हो सकता है कभी कभी आ जाता है ऐसा शब्द, तो उसको ध्यान रखना है। सुगंध, गौ, वसंत, ऋतु, अब समझना। सुगंध के लिए, गौ के लिए और वसंत ऋतु के लिए नायिका शब्द नहीं आएगा, क्योंकि नायिका का मतलब होता है जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। सुवर्ण नहीं आएगा, ध्यान रखना। हंस नहीं आएगा, हंस आता है किस किस के लिए? घोड़े के लिए आ जाएगा, सूर्य के लिए आ जाएगा, हंस के लिए आ जाएगा, जो एक पक्षी होता है ना व्हाइट कलर का, जो हंस, जिसको हंस बोलते हैं, एक पक्षी का नाम, उसके लिए आ जाएगा, तो ये भी हटा दो। हाँ, सुरभि शब्द जो है वो आता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ऐसे नहीं आता है। एक्चुअल में अगर सुरभि ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब होता है सुगंध, और अगर सुरभि ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है गाय, समझ रहे हो? लेकिन यही शब्द है जो सुगंध के लिए भी आता है, गौ के लिए भी आता है, और वसंत ऋतु के महीने के लिए भी आता है। ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन बी चुन लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न देख लो एक बार साथियों। किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ अंधा, वीर तथा शूर होते हैं? अंधा के लिए भी आता है तो सूरदास, वीर के लिए आता है तो वो शूरवीर ऐसे होता है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे लिखा जाता है। सूर भी आता है तो सूर भी होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तरह से शूर शब्द ही प्रयोग होता है, बस लिखावट में अंतर होता है। जब वीरता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब ये वाला शूर काम करता है, बाकी का बिल्कुल ऐसे ही, उच्चारण ऐसा ही होता है। इसीलिए इसी शूर के प्रयोग को हम मान्यता देते हैं कि यही एक शब्द ऐसा है जो अंधा, वीर तथा शूर के लिए प्रयोग किया जाता है। बस लिखावट में दिक्कत है, उच्चारण एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देख लो एक बार। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, निष्कर्ष शब्द को और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है साहब? तो निष्कर्ष का मतलब क्या होता है ये बताओ जरा मुझे। परिणाम होगा, निश्चित होगा? नहीं, निष्कर्ष का मतलब होता है कि इसका क्या सारांश निकला। ठीक है, तो एक्चुअल में निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन क्या है इसका,
ठीक है, तो सारांश विकल्प आना चाहिए था। ओमवीर, विकास, राजकुमार, प्रमोद जी, सारांश विकल्प आना चाहिए, यानी विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता? हरि शब्द का प्रयोग, सिंह, समुद्र, पहाड़ और वानर। कहते हैं ना, सिंधु तरियो उनको बंदरा, तुमसे धेनु रेखा तरी न गई। अंगद कहते हैं रावण से, रावण कहते हैं तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमने काल को बांध रखा है, शनि हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करता है। तो तब कहा कि अच्छा हम तो जानते हैं कितने बड़े हो, इतने वीर हो तुम कि भगवान राम का तो एक बानर, एक अदना सा बानर पूरा का पूरा समुद्र पार कर कर तुम्हारे यहाँ आया और लंका जला के चला गया, और तुम इतने बड़े वीर थे तो तुमसे धनु रेखा, यानी जो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं, तुमसे वो भी पार नहीं हो पाई थी। तुम कितने बड़े वीर हो, आहा रावण, धन्य हूं मैं आप। तो ऐसी जो शब्द है उनको व्याज निंदा अलंकार के नाम से संबोधित किया गया हिंदी व्याकरण में, जिसको आप कह सकते हो कि किसी की जो, हाँ, जो तारीफ करो तो ऐसी करो कि उसकी निंदा भी हो जाए और उसको लगे वाह वाह वाह। चलिए, निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है? सिंह को हरि बोलते हैं, बानर को हरि बोलते हैं, पहाड़ को बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं, तोता को बोलते हैं, समझ रहे हो, तोता को बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं हरि, इन सभी को बोलते हैं, समुद्र को नहीं बोलते। विकल्प ऑप्शन बी अगर आप लगा पाते तो ये प्रश्न भी आपका सही हो जाता। विकल्प ऑप्शन, एक मिनट, राजकुमार मीना, कौन किसको जवाब नहीं दे रहा हूं एक बार। अब मैं देखो, जब तक कमेंट, कभी कभी क्या होता है ना, कमेंट निकल जाते हैं और मैं बिजी होता हूं प्रश्न को कराने में, तो ऐसे समय में जवाब नहीं दे पाता हूं। हाँ, अगर मेरी नजर आपके कमेंट पे चली जाएगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? रवीना बिश्नोई, तो गलत हो गया सर जी। किसका जवाब देना है मुझे बता दो ना। समुद्र बिल्कुल सही आंसर है। अरे जवाब किसका देना है? कोई तो कुछ पूछे तभी तो जवाब दूंगा। किसका जवाब देना है? चलिए सिलेबस बताओ। देखिए सिलेबस में आपको बता देता हूं, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में सबसे पहले उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको जो है वो संधि समास पढ़ने हैं, उसमें ध्यान रखना है आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ने हैं आपको, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, शब्द युग्म, समानार्थी, भिन्नार्थक, ये सारे शब्द पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों काल पढ़ने हैं, ठीक है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़नी है आपको, मुहावरे, लोकोक्तियां पढ़नी है, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, यानी वर्तनी और वाक्य शुद्धि, ये दोनों पढ़नी है। और तत्सम शब्द शायद हैं उसमें, तत्सम शब्द भी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ ऐसा आते हैं कभी कभी। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आते नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले, जैसे शब्द युग्म और प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली और पत्र लेखन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा आ सकते हैं, मे भी हो सकता है कि वो आ जाए, ठीक है। तो बाकी का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये व्याकरण हो गया, काल पूछना है, काल हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, ये तमाम टॉपिक हैं। ये टॉपिक हो गया पहली चीज। दूसरी क्या है? गेहूं जातिवाचक है क्या? देखो दो बत्ती चीजें बताता हूं आपको। मूलतः कोई भी ऐसा अनाज है या कोई भी ऐसी चीज है जो केवल तब तक जब तक उसका मानक तय नहीं हुआ है तब तक उसको जातिवाची में रखना है। लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा हो कि लिखा हुआ है कि हमने 4 किलो गेहूं खरीदे और उसमें पूछी कि गेहूं कैसी संज्ञा है, तो बता देना कि भैया अगर उसमें जातिवाचक नहीं है तो उसमें पदार्थ सूचक होगी, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन बेसिक अगर कोई पूछता है आपसे, जैसे गेहूं लिखा हुआ है कि हमारे गेहूं की फसल हुई, तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। देखो फिक्स है, संज्ञाओं में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना। समूहवाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ये दोनों ही संज्ञाएं जातिवाचक से ही निकली हैं। इनको कब जातिवाचक में, कब समूहवाचक में लगाना, कब द्रव्यवाचक में लगाना है, तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको शब्द किस प्रकार से परिभाषित किया गया, किस प्रकार से दिया गया है ना, वो ध्यान रखना है। जमुना कुमारी बेटा, मेरे पास देखो ना तो आपके एक्सेस हैं, मैं नहीं भेज सकता हूं। हाँ ये चीज हमारी जो टीम है वो कर सकती है। मेरा इतना काम हो सकता है कि मैं उस टीम से बोलूं कि साहब
आप जो है विद्यार्थियों को टेलीग्राम पर या जहां पर भी आपसे जो विद्यार्थी कनेक्टेड हैं उनको एक बार सिलेबस भेज दो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पर्टिकुलर आप सिलेबस भी चाहते हैं तो हाईकोर्ट का सिलेबस आप प्रॉपर यूट्यूब एप्लीकेशन पर जाके या फिर आप जो है वो गूगल पर जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वहां पर टाइप करें प्रॉपर राजस्थान का हाईकोर्ट का चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड का जो है वो सिलेबस क्या है, वो तुरंत एक्सेस दे देगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारी जो टीम है वो पढ़ लेगी, वो कर देगी, है ना। क्योंकि मेरा जो काम है वो क्या है वो आप सब जानते हो, उस हिसाब से चलते जी। जमुना जी, आपकी भी आज्ञा मान ली हमने, और बताइए और कोई आदेश है आपका तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी पूरा कर देंगे, बोल देंगे टीम से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थी शब्द आपको पहचानना है। अनमेल के मेल देखते हैं। देखो, हंस को क्या क्या बोलते हैं? हंस के लिए शब्द आता है मराल आता है, सूर्य को भी बोलते हैं हंस, घोड़ा को भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों ही सही बोलते हैं। अनमेल, हरि को बंदर भी कहते हैं, हरि को विष्णु शब्द के लिए भी होता है, हरि सर्प के लिए भी आता है। नग शब्द पक्षी, शून्य और वन। धन शब्द किसके लिए आता है? जोड़ के लिए भी आता है, संपत्ति के लिए, पारितोषिक के लिए आता है। ये अनमेल है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि नग शब्द का एक अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना। देखो, वन नहीं होता, ये हटा दो, पक्षी होता है, शून्य नहीं होता, तो ये नहीं होते। तो विकल्प ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परीक्षा कब तक होगी संपत? मे बी अप्रैल लास्ट में सुनने हैं, अप्रैल के लास्ट तक सुनने हैं, और हो सकता है अगर ये एग्जाम अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर मई में जाएगा। तो अप्रैल की सुनना है। देखो, अगले महीने के बाद यानी मार्च के बाद अप्रैल है। अप्रैल में कोशिश है, अप्रैल की ही इसकी अभी अपडेट आ रही है कि अप्रैल में एग्जाम होगा, पर मैं कंफर्म नहीं हूं। हाँ, मेरे से 2-3 लोगों से बात करी थी, मैंने भी पूछा था, क्योंकि आपके पहले भी कमेंट आए थे, तो मुझे लगा, मैंने कहा हाईकोर्ट का पूछना चाहिए। मैंने देखा भी तो टेंटेटिव डेट जो आ रही है, मोस्टली लोग जो आइडिया लगा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो अप्रैल के लगाए जा रहे हैं कि गुरुजी कोशिश होगी तो अप्रैल में करा लिया जाएगा एग्जाम, है ना। आपको भी पता होगा, आपने भी बहुत जगह ये चीजें पूछी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे पहली बार पूछ रहे हैं आज। तो अप्रैल तक में भी ये चीजें करा ली जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए एक बार। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? पर्यायवाची पूछा है। देखो, अचल का मतलब पर्वत होता है, नग और गिरी, ये तो सही है। सुर का मतलब देवता होता है, ये भी देव और अमर भी देव है। तरंगिणी माने नदी होती है, तटनी माने भी नदी, और सरता माने भी नदी होती है। आशी माने तलवार, कृपाण माने भी तलवार, लेकिन छुरिका माने छुरी, ये नहीं है। विकल्प ऑप्शन डी लगा देना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान, आखिरी प्रश्न ये रहा, इसके बाद होगा अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? देव शब्द भाग्य के लिए आता है, विधाता के लिए, आकाश के लिए। चपला शब्द चंचल, बिजली, लक्ष्मी के लिए। धन, अर्थ शब्द धन के लिए और मतलब के लिए आता है। उमा शब्द पार्वती के लिए आता है, दुर्गा के लिए आता है। शारदा के लिए नहीं आता, क्योंकि शारदा जो है वो सरस्वती जी को कहते हैं। विकल्प ऑप्शन डी चुन लेना, ये भी गलत है। विकल्प ऑप्शन डी, धन का अर्थ ये सारे होते हैं, ये सारे हैं, ये सारे हैं, लेकिन हाँ, ये जो है वो गलत है, इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव कर लीजिएगा, ठीक है साहब। चलिए, आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। चलिए, जरा इसको भी कर लीजिएगा, और उसके बाद आपकी जितनी भी बातें हैं साहब, बहुत खतरनाक बातें करते हो, कसम से ऐसा लगता है कि सब कुछ बस गुरुजी से पूछ लो, सारी चीजें, है ना। मैं चलूं आपके साथ आपका एग्जाम दिलाने, ये बताओ। देखो, विनोद का भी एक कितना शानदार जवाब, सर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपसर्ग प्रत्यय नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखो कोशिश करा करो बेटा, ये जो मैं अभी क्लास ले रहा हूं ना, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके और भी जो एग्जाम है उनके लिए भी हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा अगर 2-3 टॉपिक पढ़ भी लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर कहीं उपसर्ग और प्रत्यय एलडीसी में आए, हाईकोर्ट एलडीसी में तो आए हैं, मैंने देखे हैं, और अगर कहीं हाईकोर्ट में पूछ लिए गए और फिर अगर आपको क्या हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, अब तो नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, 2 क्लास ली थी, आपके लिए ना सही किसी और के लिए सही हो गई ना। कम खाना शायद नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज्यादा आपको नॉलेज हो जाए तो हो सकता है कि वो आपके लिए घातक नहीं होगी। क्योंकि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, आप समझते हैं इस चीज को कि मैं हाई कोर्ट के लिए तो ले रहा हूं, साथ साथ में अगर 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अगर नहीं भी है, मैं समझता हूं, तो उस पर इतना विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। 2 दिन की क्लास थी, वो हो गई है, आपको उतना ही पढ़ना है, नहीं भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो। क्योंकि कोई भी ज्ञान में कोई चीज हो, ठीक है, शिक्षा में कोई चीज वो बेकार नहीं जाती है। उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, क्या पता इस बार आपके हाईकोर्ट में पूछ लें। हाईकोर्ट ने ऐसा प्रतिबद्ध लिखा है कि जितना
मैंने नोटिस में डाला है उतना ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ऐसा भी आज तक आपने देखा है कभी राजस्थान के एग्जाम में? राजस्थान के एग्जाम मैंने देखे हैं, मैं 2 साल एग्जाम में पढ़ाया हूं राजस्थान में। राजस्थान में जो सिलेबस होता है उससे एक्स्ट्रा भी आता है, उससे एक्स्ट्रा पूछते हैं। जो सिलेबस था उसका जो अपने यहाँ जो सीटी होता है उसके सिलेबस में आप देखो सिलेबस क्या था, उसमें नए नए प्रश्न भी डाल दिए थे। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, इसलिए ये दिमाग में ये फितूर मत पाड़ो कि गुरुजी उसमें मैंने सिलेबस देखा उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं थे। अरे नहीं थे, कोई बात नहीं, अब तो उपसर्ग प्रत्यय नहीं चल रहे। अच्छा, उसमें अनेकार्थी शब्द नहीं थे क्या? आज तो अनेकार्थी शब्दों की क्लास हो रही। तो किसी भी चीज को रुक रुक कर पढ़ने से अच्छा है एक बार सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो चीज एक्स्ट्रा है उनको भी पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि आप हाई कोर्ट में सिलेबस में पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, पत्र लेखन नहीं, लेकिन फिर भी मैं मॉडल पेपर में 2-2 प्रश्न जरूर डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पता नहीं, ऐसा ना हो कि पत्र लेखन के 1-2 प्रश्न वो डाल दे, और डाल दिए तब तो तुम्हारे लिए गुरुजी अच्छे हो जाएंगे, ऑनलाइन सारथी वाले भगवान हो जाएंगे। और अगर वो नहीं भी डालते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या 2 प्रश्न हल करने में क्या हो जाएगा? तो इस विचारधारा के साथ आगे बढ़िएगा, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें सीमित चाहिए सारी चीजें, और सीमित में भी इतनी छोटी चीजें चाहिए, तो उससे आप कुटुंब नहीं समा सकते, उससे आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा विचारवान बनाइए, थोड़ा सा अपने आप को बृहद कीजिए, विस्तृत कीजिए। संकुचित होना और विकीर्ण होना बहुत अंतर होता है। चलिए साथियों, ये आपका 41वां प्रश्न था। असंगत संगत युग्म पहचानना है। जैसे भूत का मतलब क्या होता है? अतीत भी होता है, और राख दंड का मतलब जुर्माना और भूमि नहीं होता है। अंश का मतलब असंगत संगत लिख दिया है। तो पक्ष का मतलब अतीत और राख, दंड, अंश और कंधा याद रखना, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, अंश में ये कंधा शब्द जो जुड़ा है ना, ये देखो, ये है। बाकी का किनारा नहीं होता, पक्ष का मतलब पंख हो जाता है, ठीक है। दंड का मतलब भूमि नहीं होता है, भूत का मतलब अतीत होता है, ये नहीं होता है। तो विकल्प ये वाला कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ध्यान चले, हाई कोर्ट का मॉडल डाल देना प्लीज। ऐसे नहीं डलेंगे, मॉडल पेपर तो जा रहे हैं सीधे छपने के लिए, ठीक है। वो पूरा का पूरा सेट मिलेगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये आपके प्रश्न थे, आपने कंप्लीट किए हैं, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हाँ, खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको विस्तृत सोचना पड़ेगा। आपकी संकुचित सोच ही आपकी असफलता का कारण होती है। इसीलिए अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, चीजों को कंप्लीट करेंगे, ये दिमाग ना लगाते हुए कि हाँ कुछ टॉपिक, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक कुछ अलग करा दिए हो। टॉपिक कोशिश करो कि ये टॉपिक आपके हो जाए, ठीक है। क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम से मैंने निकाले हैं, बहुत मेहनत लगती है चीजों को करने में, इसीलिए कोशिश करो कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो। और हाँ, जितने भी मैंने टॉपिक अभी और निकाल रहा हूं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी मुझे पता है ना कि संभावित हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं उनको, ठीक है। अगर आ गए तो फिर किसके पीछे भागोगे? अगर 2 मिनट में सीख लोगे तो वो आपके हमेशा काम आएंगे। क्या पता आगे एग्जाम में फिर क्या करोगे? तो अगर आपने पहले से पढ़े हैं, थोड़ा सा आपका माइंड सेट है कि हाँ गुरुजी ने ऐसे बताया था, तो आप उनको कर तो सकते हो ना। चलिए, ऐसी ही आशावादी सोच के साथ आज लेता हूं मैं विदा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।